सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं अंकित उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फार्मर फेस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। आज आप सभी किसान साथियों को आज फिर नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जो आप हमसे जुड़ के खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आज हम जानेंगे जैविक खेती के जो 4 मुख्य सिद्धांत हैं। सबसे पहले जो है हेल्थ है, इकोलॉजी है, फेयरनेस है और केयर। ये 4 जो सिद्धांत जिसकी हम बात पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ में हमारा है प्लांट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और सॉइल हेल्थ। ये चारों की हेल्थ को कैसे बनाए रखें, किस प्रकार करें, ये हम ऑर्गेनिक से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे में है। जैसे हम प्लांट की हेल्थ तब बनाएंगे जब मृदा हमारी अच्छी रहेगी, तो हमारा प्लांट भी अच्छा होगा। और प्लांट जब अच्छा रहेगा तो उसको पशु खाएगा या मानव अपने उपयोग में लेगा, तो निश्चित रूप से वो अच्छा रहेगा। जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे, ह्यूमस की मात्रा बढ़ाएंगे। और जो मृदा में हम लगातार रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, कीटनाशकों का या अन्य जो हम तरह तरह के स्प्रे कर रहे हैं, जिससे मृदा की उत्पादन क्षमता धीरे धीरे घटती जा रही है। और बहुत सारे देखा गया कि मृदा अम्लीय और क्षारीय दोनों होती जा रही है। तो निश्चित है कि मृदा की दशा में सुधार आप एक जो सिद्धांत इसका पालन करता है आप जैविक खेती का, उसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। इसमें आपको प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन और मृदा, ये चारों के संरक्षण का प्रवर्धन कार्य किया जाएगा, जिससे आप फार्मर फेस के साथ जुड़कर जैविक खेती को अपनाने की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो सकते हैं। दूसरा, हम अगर सिद्धांत की बात कर रहे हैं किसान साथियों इकोलॉजी की, तो कैसे इकोलॉजी मतलब अगर हम पूरे इन्वायरमेंट की बात करें, तो जो हमारा मैंने अगर चाहे मृदा में प्लांट स्प्रे कराया है, चाहे कोई हमने केमिकल्स उसमें दिया है, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे आपने देखा होगा स्प्रे होता है या डस्ट के रूप में होता है। तो पूरे हमारे होल इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है। और उनका जो है इकोसिस्टम है, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, वो हमारा परिस्थिति बिगड़ती है। आपने देखा होगा कि जब अगर कहीं चट्टानें खिसकती हैं, रुकती हैं, तो टेम्परेचर है या हमारा बरसात है, रेनफॉल है, ये सब सारी चीज़ें हमारी इकोलॉजी की डिस्टर्बेंस है। और बहुत जगह पे जैसे सीढ़ीदार खेती हम करते हैं या जंगलों को काट के डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, वहाँ पर भी हम सिप्टिक कल्टीवेशन करते हैं। तो ये सारी हम इकोलॉजी के साथ एक तरह से छेड़छाड़ करते हैं। और इकोलॉजी के अगर हम संरक्षण की बात करें, हम उसके संवर्धन की बात करें, उसके पुनः जीविता की बात करें, तो इकोलॉजी का संरक्षण आप फार्मर फेस के साथ जुड़ के या जैविक खेती को अपनाकर ही, चाहे वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हो, चाहे हरी खाद के माध्यम से हो, मृदा का संरक्षण और संवर्धन, चाहे वो जल कटाव से हो, चाहे आप एयर से हो, उसको आप रोक सकते हैं और उसको आप अच्छा तरीके से बना सकते हैं। तीसरे, आप इस प्रकार हमारा दूसरा सिद्धांत पूरा। तीसरा सिद्धांत जो हमारा है फेयरनेस का। फेयरनेस मतलब एक तरह से कहें कि न्याय संगत हम कैसे करेंगे, जो चीज़ें जिस अवस्था में है उस अवस्था में हम कैसे बनाए रखेंगे। चाहे अगर हम जो मिलावटी खाद्य पदार्थों में करते हैं, दूध में करते हैं या फ्रूट सब्जियों में करते हैं, उसको एक्स्ट्रा एडिशनल देते हैं, उसकी जो ड्यूरेशन है उसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन में करते हैं, लाइफ साइकिल उसको डिस्टर्बेंस करते हैं, यानी क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूवमेंट करते हैं। मतलब उसको हम उस तरह से ऐसे करें कि उसको हम डिस्टर्बेंस किए हुए अच्छे से ज़्यादा उत्पादन लें। कहीं कहीं हमारा एक तरह से मिलावटी न्याय संगत न हो, या मैंने उस पर किसी का मतलब कोई साइड इफेक्ट न हो, तो जो भी हमारे पास चाहे फ्रूट्स हों, चाहे सीड्स हों, चाहे फर्टिलाइज़र हों, वो उचित मात्रा में उचित डोज उसके हो, जो न्याय संगत की एक परिभाषा के अंतर्गत आता हो, ताकि इसमें किसी प्रकार का किसी का कोई अहित न हो। जो हमारा तीसरा सिद्धांत फेयरनेस का, ये कंप्लीट होता है। तो चौथा सिद्धांत हमारा जो है केयर का। केयर मतलब जो चीज़ें हमारे पास संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त है मानव को उसके उपभोग के लिए, तो कैसे हम उस अवस्था को यानी
उस अवस्था में हम उसको बना के सजो के रखें ताकि हम अगली पीढ़ी को हस्तांतरित उसी अवस्था में कर सकें। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज जो सबसे जो अहम समस्या है, चाहे मृदा की हो चाहे वाटर की हो, एक समय ऐसा था हम लोगों का होश है कि मतलब तरह तरह के लोग चापाकल के पानी पिया करते थे, तालाब पोखरे नदी के पानी पिया करते थे, साफ सफाई हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसा है कि चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति लोगों की अवेयरनेस हो, चाहे आपने विभिन्न अपने को साफ सफाई की तरफ से ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया हो, तो कहीं ना कहीं हम जो जल की मात्रा है और जो हम लगातार आरओ वाला पानी पी रहे हैं, जो से हमको TDS 0 के बराबर आ रहा है, तो हमारे पोषक तत्वों की या खनिज लवण की कहें जो हमारे हड्डियों के लिए हो, तो निश्चित रूप से उसकी कमी होगी। तो उसके वजह से हमको तरह तरह के रोग विकार हड्डियों से होंगे, हमारे अंदर मजबूती नहीं आएंगी। मैंने इसके बारे में मैं केयरनेस के बारे में बताऊं। एक बार हम लोग एक विद्यालय में गए जहाँ मुझको सर्वेक्षण करने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि विद्यालय का रख रखाव, डिसिप्लिन और सारी चीज़ें व्यवस्था मतलब बहुत वेल मेंटेन थी। उन्होंने सबको दिखाया कि सर ये हमारे पास AC रूम है, लाइब्रेरी अच्छी है, हमारी कैंटीन अच्छी है, हमारे स्टैंड अगर हमारे बस रखने की सारी व्यवस्था है। जब हम बात आके उस स्तर पर पूछे, हमने कहा कि कोई ग्राउंड या प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए, कोई लॉबी वगैरह खेलने के लिए जो स्थान, तो कहें सर हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हम बच्चों को मतलब डायरेक्ट बस से उतरते हैं और लॉबी में ले जाते हैं, क्लासरूम में ले जाते हैं, फिर उनका सेक्शन ख़त्म होता है लंच आफ्टर लंच, तो हम उनको पुनः उसी सेक्शन में हम पुनः बस में बैठा देते हैं। इसके अलावा हमको एक्स्ट्रा कार्य मतलब एक्टिविटी में या हमको प्ले ग्राउंड में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने पूछा कि सारे बच्चे कभी एक साथ कैसे असेंबली होती है उन बच्चों की, तो उन्होंने साफ कहा कि सर ऐसे हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं कि जैसे मतलब इस प्रकार से होनी हो, असेंबली हो। और कभी कभी अगर कुछ ऐसे कार्यक्रम हो भी जाते हैं तो जो बड़े क्लासरूम हैं या हम लोग प्रेयर जैसे कराते हैं, तो अपने अपने डेस्क पर अपने अपने क्लासरूम में हो जाए और हमारा म्यूजिक सिस्टम बजता है, एक जगह से हम कंट्रोलिंग करते हैं, सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में खड़े रहते हैं, हमारा नेशनल एंथम वगैरह भी सारी चीज़ें वही हो जाती हैं। और आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने जो गली हमारा जो 10 फीट का हमने किनारे किनारे दूसरे तीसरे वहाँ पे हम वहाँ पे बच्चों को खड़ा कह के हम कार्यक्रम करा लेते हैं। और अगर फेस्टिवल होता है तो हम 2-3 रूम को ऐसे करके करा लेते हैं। यानी प्ले ग्राउंड का स्थान मतलब खेलने कूदने का स्थान नहीं था। जिस प्रकार मैं कहना ये चाहूँगा कि बच्चे एक दूसरे से खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, एक दूसरे के ऊपर बच्चे गिरते हैं, तो इसका उनके हड्डियों पर अच्छा विकास होता है, उनकी हड्डियाँ मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। इस प्रकार प्ले ग्राउंड हमारी आवश्यकता है। और आने वाले समय में मैं दिन प्रतिदिन देखता हूँ कि सारे विद्यालयों की मान्यता प्रॉपर रूप से हो रही है, और जिसकी वजह से ये मतलब बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ेगा। हमारे जो अभिभावक हैं, गार्जियन, उनको सामने भी ये समस्या आएंगी। तो जिसकी हम केयरनेस की बात करें, हमारे पास जो सीमित संसाधन प्रकृति रूप से हमको मिले हैं, हम उनको अगली पीढ़ी पर किस प्रकार ऐसे सजो के रखें कि उसका वो भरपूर उपयोग करें। चाहे हम जल की ही बात करें, चाहे हम मृदा की बात करें, क्या हमारे पूर्वजों ने जो हमको मृदा दी थी, हमको जो मिट्टी प्रदान किया था कि लो बेटा ये खेती बाड़ी करो, हमारी क्या ये हमको आवश्यकता नहीं कि हम उसको अपने बाल बच्चों को या आने वाले अपने संतान को हम उस प्रकार उपजाऊ मृदा दें। ये हमारी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बाल बच्चों को, आने वाले संतति को अपने मृदा जिस प्रकार हम हस्तांतरित किए थे उसकी हम देखभाल केयर करें, विकासन करें, और जैविक के साथ जुड़ के हम उसके उत्पादन में सहयोग करें, और आने वाले संतति, आने वाले समय में हम उसी प्रकार उसको हस्तांतरित करें। इस प्रकार जैविक खेती के हमारे चारों सिद्धांत पूर्ण होते हैं। सभी किसान साथियों को हम अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को नमस्कार, राम राम।